नमल, अल्लाह तुम्हें अपनी नमाज की हिफाजत करने वाली और उन पे दुआम इख्तियार करने वाली बनाए। आमीन। मैमूना ने फ़ौरन उसे दुआ दी, फिर पूछने लगी, और तुम अपना कुरान किस वक्त दोहराती हो? जी, वो बिल्कुल दम बखुद रह गई। फिर खुश्क लबों पे ज़ुबान फेरी। मैं हाफ़िज़ कुरान नहीं हूँ, सिर्फ चंद सिपारे किए थे। हुनैन, हर मुसलमान हाफ़िज़ कुरान होता है अगर उसने एक आयत भी हिफ्ज़ कर रखी हो, चाहे सिर्फ सूरह फातिहा, चाहे आखिरी चंद सूरतें, कुछ भी अगर उसने याद किया है कभी, तो वो उसे सारी ज़िंदगी निभाना पड़ेगा। तुम निभा रही हो। वो चुप हो गई। मैमूना चंद लम्हे उसके सांसों की आवाज़ सुनती रही। मैंने बहुत से मुसलमान देखे हैं जो कुरान याद करके भूल जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगियाँ हकीकी सुकून से महरूम हो जाती हैं, ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं, कुछ ज़लील व रुस्वा हो जाते हैं, कुछ दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन अक्सर मुसलमानों को मालूम नहीं होता कि वो भी हिफ़ाज़ की कैटेगरी में आते हैं। अगरचे उन्होंने सिर्फ कभी अल-नास और अल-फलक की याद की हो। तो फिर ऐसे लोग क्या करें? वो बेचैनी से बोली। वो दो बातें जहन में पक्की बिठा लें। पहली ये कि उन्हें दुनिया और आखिरत का सारा सुकून और कामयाबी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो वापस इस कुरान को याद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर उन्हें लगता है कि उम्र बढ़ने और मसरूफियात की ज़्यादती के बायस वो अब आकर कुरान हिफ्ज़ नहीं कर सकते, तो वो गलत हैं। कुरान 70 साल की उम्र में भी हिफ्ज़ किया जा सकता है, अगर बंदे के दिल में अल्लाह की मंशियत हो। मुझसे अब नहीं होगा, उसने खुद ही तय कर लिया था। होगा नहीं हुनैन, करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करो। अल्लाह कहता है ना कि उसको याद करवाना हमारे ज़िम्मे है, और ये कि हम उसे आपको ऐसे पढ़ा देंगे कि फिर आप नहीं भूलेंगे। तुम शुरू करोगी, दोबारा हिफ्ज़ करना, और उसे मुकम्मल अल्लाह ताला करवाएगा। मैमूना बहुत सुलझी हुई अच्छी लड़की थी, समझदारी की बातें करती थी, मगर इतनी अच्छी बातें कर लेती होगी, हन्ना को पहली दफ़ा पता चला था। उसके दिल में उम्मीद सी बंधी। ओके, मैं कोशिश करूँगी। और किस वक्त करोगी? वो हैरान हुई। वक्त ही तो अहम है। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि बेशक रात का उठना, तहज्जुद में उठना ज़्यादा शदीद है नफ्स को काबू करने के लिए और कलाम पाक को पढ़ने के लिए। बेशक दिन में आपके लिए मसरूफियात हैं तवील, इसीलिए कुरान फजर के वक्त ज़रूर पढ़ना चाहिए, मुँह अंधेरे। हिफ्ज़ का तो वक्त ही वही होता है। क्या तुमने वो कौल नहीं सुना कि हिफ्ज़ का बेहतरीन वक्त तहज्जुद का है, मुताले के लिए सुबह का वक्त, लिखने के लिए दिन का वक्त, और बहस व मुबाहिसे के लिए शाम का वक्त? अच्छा, वो मुताज्जब हुई, फिर बोली, ओके, मैं रोज़ सुबह फजर के वक्त अपना कुरान दोहराऊँगी। और तुम्हें किसने ये कहा कि कुरान सिर्फ सफ़े पे हाथ रख कर आँखें बंद करके दोहरा लेने से याद हो जाता है? मैमूना नरमी से सवाल पूछती थी, टोकती कम थी, मगर हुनैन चुप सी हो जाती थी। फिर कैसे याद होता है? कुरान याद होता है किसी इंसान को रोज़ सुनाने से, और पक्का होता है नमाज में रोज़ अल्लाह को सुनाने से। खुद से खाली खुली दोहरा लेने से कुछ याद नहीं हो जाता। तुम यूँ करो, रोज़ का सबक और पिछला सबक मुझे फजर में सुना दिया करो। वो दो छोटे बच्चों की माँ थी, फिर भी यूँ कह रही थी कि गोया सबक सुनना उसके लिए मसला ही ना हो। ओके, मैंने आखिरी 10 पारे किए थे याद, फिर कल मैं 21वें पारे से सुनाऊंगी। वो भी जाने क्यों पुरजोश हो गई थी। और हुनैन, जब हाफ़िज़ कुरान अपना कुरान भूल जाते हैं तो वो ये भी भूल जाते हैं कि कुरान अव्वल पारे से नहीं याद किया जाता, आखिरी से किया जाता है। तुम कल मुझे सिर्फ सूरह अल-नास और सूरह अल-फलक सुनाओगी। वो सारे फैसले खुद ही कर रही थी। मगर अच्छी बात है, कुछ बातों के लिए हमें खुद पे सख्ती करवानी पड़ती है। ओके, कल से मैं अल-नास से शुरू करूँगी। फिर ठहर कर बोली, मैमूना बाजी, हो सकता है मैं असल में मेरा भाई वो नहीं है और मैं परेशान रहती हूँ, तो कभी हो सकता है सबक ना कर सकूँ तो। तुम्हें पता है, लोग मुझसे अक्सर पूछ लेते हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ ना, तो वो अक्सर पूछते हैं कि हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कुरान भी, हाजतें क्यों नहीं पूरी होती, फिर भी दौलत, औलाद, अच्छा रिश्ता, अच्छी नौकरी, इज़्ज़त, ये सब क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूँ इन सब के लिए कुरान और नमाज नहीं पढ़ते हैं, और ये सब नमाज और कुरान से नहीं मिलता, ये दुआ से मिलता है। दुनिया के 6.25 अरब इंसानों के पास ख्वाहिशात की एक लंबी फहरिस्त होती है, मगर कुरान आपको वो सब नहीं देगा। कुरान आपको वो देगा जिसके लिए आप ये सब चाहते हैं, सुकून और बरकत। मैं लोगों से कहती हूँ कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दें, रोज़ की एक आयत करें। आप सोच नहीं सकते आपकी ज़िंदगी कितनी बाबरकत हो जाएगी। हुनैन, तुम हिफ्ज़ शुरू करो। पहले तो बड़ों की ज़बरदस्ती भी किया था तुमने हिफ्ज़, अब दिल से करोगी तो देखोगी कि तुम्हारे घर में
वो बरकत और वो नूर आ गया है जिसके लिए लोग माल, औलाद, खूबसूरती, स्टेटस, ताकत सब होकर भी तरसते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी बबरकत हो जाएगी। तुम आंखें बंद करके मेरी बात पे यकीन कर लो, मैं तजुर्बे से कह रही हूँ। अच्छा, वो उदासी से मुस्कुराई। यानी अब मैं परेशान नहीं हुआ करूँगी। होगी भी तो कुरान तुम्हें दिलासा दे देगा। और ये तसल्ली हुनैन के लिए काफ़ी थी। इन गुज़रे 4 दिनों में पहली दफ़ा वो खुद को पुरसकून महसूस करने लगी थी। वो अस्पताल जहाँ मेरी का बच्चा मुबैना तौर पे दाखिल था, कॉफ़ी शॉप से 30-35 मिनट की ड्राइव पे था। वो उससे ज़रा दूर टुक टुक से उतर गया था। नक्शा ज़हन नशीन करके निकला था। सर पे पीके पहने वो मुहतात नज़रों से इतराफ़ का जायज़ा लेता चल रहा था। अस्पताल पहाड़ी पे ऊंचाई की तरफ था। वो सड़क की बजाय दूसरी तरफ से पहाड़ी पे चढ़ने लगा था। गो के वो मेरी इंजियो के लिए फ़िक्रमंद था, मगर वो मुहतात भी था। वो शाम का वक्त था। दूर चाय के बागात से आती सौंधी महक ने सरसब्ज पहाड़ियों को मज़ीद सहार अंगेज़ बना दिया था। कहीं कहीं बादल गरजे और बिजली चमकने की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। ऐसे में वो खारदार और दुश्वार ढलान पे अपने जोगर्स की मदद से चढ़ता जा रहा था। ज़रा ऊंचाई पे आकर उसे अस्पताल की इमारत दूर से दिखाई देने लगी थी। वहाँ कुछ भी गैर मुतवक्किल न लगता था। मामूल का रश था, सब ठीक था। लेकिन साथी ने सर झटक दिया। उसे कामनी की बात पे अमल करना था। इंसान को इंसान के लिए ख़तरा मोल लेने होते हैं। अगर वो आज नहीं गया तो सारी उम्र पछताएगा। और पहली ज़िंदगी में पछतावे कम थे जो मज़ीद बोझ उठाता। कामनी ने भी तो उसके लिए ख़तरा मोल लिया था ना। और यकदम किसी ने जैसे ठंडे ठार बर्फ़ शादी के ऊपर गिरा दी थी। एक ख्याल ने उसे मुंजमद कर दिया। वो बिल्कुल ठहर गया। लेकिन कामनी तो गलत थी। वो कोई नाकाम आशिक तो नहीं था। वो तो झूठी कहानी थी। वो एक कातिल था और उनको धोखा दे रहा था। वो एकदम चौंका। कामनी ने गलत किया था, वो भी गलत कर रहा था। एकदम से सारी तस्वीर उसके ऊपर वाज़ेह हो गई। केबल नेटवर्क में किसी को खरीदकर एक पट्टी चलाना और बार बार एक तस्वीर दिखाना मुश्किल काम था क्या? फंसी जैसे लोग तो टीवी चैनल्स को खरीद सकते थे। ये सब तो बहुत आसान था। वो एकदम तेज़ी से पलटा और सबक कदमों से ढलान उतरने लगा। तेज़, मज़ीद तेज़, यहाँ तक कि उसका सांस बेतरतीब होने लगा था। मगर रफ्तार बढ़ती गई। ये सब एक फंदा था। वो जान गया था। उसे अब कोई शक नहीं रहा था और अब उसे जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना था। वो पहाड़ी से उतरकर सड़क पे आ गया और सर झुकाए तेज़ तेज़ चलने लगा। मगर जल्दी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर कोई था। साथी को ठंडे पसीने आने लगे। वो मज़ीद तेज़ चलने लगा। उसकी हसासियत अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई थी। कोई उसके अक़ब में था, फासले से उसका पीछा कर रहा था, मगर साथी उसको देख नहीं पा रहा था। जल्दी से बाजार का रश वाला हिस्सा शुरू हो गया। वो अब तेज़ी से लोगों के दरमियान रास्ता बनाता करीबन भागने लगा था, मगर कोई मुसलसल उसके ताक़ुब में था। साथी यूसुफ की छठी हिस्स बार बार सुर्ख सिग्नल बजा रही थी और उसके सीने में धड़कते दिल की रफ्तार बेकाबू हो रही थी। एक गली का मोड़ मुड़कर वो एकदम भागने लगा, अंधाधुंध, आगे पीछे के लोगों को हाथ से परे हटाता। वो बेकाबू तनफ़ुस और सफ़ेद बड़े चेहरे के साथ दौड़ता जा रहा था। वो देख लिया गया था, वो पकड़ लिया गया था। ये ख्याल जानलेवा था। बाजार की हदूद से वो निकला तो एक कॉलोनी शुरू हो गई, जैसे मरी में होती है, ऊंची नीची ढलान वाली सड़क। वो बार बार मुड़कर पीछे देखता भाग रहा था। दफतन एहसास हुआ कि पीछे अब कोई नहीं है। वो गली में तन्हा था। शाम ढलती जा रही थी। मगरिब की नीलाहट गहरी हो रही थी। ऐसे में वो रुक कर पीछे देखने लगा। स्ट्रीट में सुकून था, सुकूत, सब ठीक था। सुर्ख अलार्म बंद हो गया था। उसका ताक़ुबकार अब वहाँ नहीं था। एक गहरी सांस लेकर वो वापस मुड़ा तो किसी ने ज़ोर से उसके मुंह पे मुक्का दे मारा। साथी दोहरा होकर नीचे को गिरा। उसका दिमाग घूम गया था। पथरीली सड़क पे हाथ रखे उसने सर उठाना चाहा। ताक़ुबकार के जोगर्स उसे साफ नजर आ रहे थे, मगर इससे पहले कि वो उठ पाता, उस शख्स ने यके बाद दूसरे बूट और मुक्के से 2-3 ज़रबें रसीद कीं। चंद लम्हों के लिए साथी यूसुफ का जहन तारीकी में डूब गया। हर शय, हर एहसास सुन्न होकर रह गया था। जैसे सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी, जैसे मौत आन पहुँची थी। वो एक बेहिस्सो हरकत लाश बन चुका था। इसे इतना एहसास हो रहा था कि उसकी आंखें बंद और गर्दन ढलकी हुई है और कोई उसे कंधे से पकड़कर घसीटता हुआ एक तरफ लेकर जा रहा है। रात गहरी हो रही थी। बारिश की बूंद टप टप बरस रही थी। उसकी आंखों पे बादलों से बरसती नमी पड़ी तो जहन की तारीकी चटने लगी। ताक़ुबकार ने साथी को दरख्तों के एक झुंड
से गुजार कर कच्ची ज़मीन और घास पे एक तरफ लापटका था। सामने एक झील थी। घुप अंधेरे में वो जगह कैंडी की दर्जनों झीलों की तरह सुनसान पड़ी थी। तकलीफ के बावजूद सादी ने जेब में हाथ डालते तेजी से उठना चाहा, मगर जेब खाली था। क्या तुम इस पिस्तौल को ढूंढ रहे हो सादी यूसुफ? वो जो घुटनों के बल ज़मीन पे हथेलियाँ रखे उठने लगा था। अपने सामने उसकी पिस्तौल लहराने पे वो बिल्कुल ठहर गया, मुंजमद हो गया और फिर उसने शिकस्त से सर गिरा दिया। उसी तरह ज़मीन पे गिरे हुए, झुके हुए, गहरे गहरे सांस लेता वो गोया ढह चुका था। वो उसको और उसकी आवाज़ को पहचानता था। तो क्या लगा था तुम्हें? मेरे साथ ये गेम्स खेलकर तुम छुप जाओगे? तुम्हें लगा मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकूंगा? उसी से बोलते उसने सादी के उस कंधे पे बूट मारा जिस पे नौशरवान ने गोली मारी थी। दर्द की एक लहर उठी थी जिसे दबाने को उसने दांत पीसते हुए सर मजीद गिरा दिया। तुम्हें मालूम है मेरे लिए केबल नेटवर्क पे एक खबर चलाना कितना आसान था? तुम्हें वाकई लगा मैं तुम्हें तुम्हारे होल से नहीं निकाल सकता? वो उसके गिर्द तवाफ में घूमते हुए कह रहा था और बात ख़त्म करके उसने ज़ोर से उसकी टांग पे बूट से ठोकर मारी, बिल्कुल वहाँ जहाँ शेरू ने गोली मारी थी। सादी करा कर मजीद दोहरा हो गया। बारिश इसी तरह हल्की फुल्की बरस रही थी। फिर भी मुझे लगा तुम नहीं आओगे, मुझे अपनी तलाश में मज़ीद खुद को ख्वार करोगे, मगर नहीं। मेरी एनजीओ और उसका बच्चा तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। उनके लिए तुम आए और फिर उसकी कमर पे बूट से ठोकर मारी। दो घुटनों के बल ज़मीन पे बैठा था। उसे ठोकर पे दर्द से मज़ीद आगे को झुक गया, मगर उसने कोई मज़ाहमत नहीं की, बस हथेलियों से ज़मीन पे रेंगने लगा। वह मुश्किल चंद कदम आगे बढ़ पाया कि मैं कितना ख्वार हुआ तुम्हारी तलाश में, और तुम यहाँ कैंटीन में छुपे बैठे हो। तुम्हें वाकई लगा कि तुम मुझसे छुप सकते हो? उसने सादी को गर्दन से पकड़कर आगे खींचा और झील के पानी में उसका चेहरा डुबोया। साथ ही वो गुस्से से बोलता जा रहा था, तुम्हें लगा मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा? तुम्हें लगा तुम यूँ झुक कर बैठ जाओगे और सब सही हो जाएगा? बुज़दिल इंसान। उसे ज़ोर की डुबकी देकर उसने उसका सर निकाला और छोड़कर सामने जा खड़ा हुआ। सादी ने कोई मज़ाहमत नहीं की, बस गीला चेहरा ऊपर करके आंखें मूंदे गहरे गहरे सांस लेने लगा। 8 माह 8 माह मैंने कैद में सोचा। सादी ने नींद बनूता सी आंखें खोलकर नकाहत से सामने उफ़क़ पे डूबते सूरज को देखकर कहना चाहा कि वो लम्हा क्या होगा जब हम मिलेंगे। मुझे लगा था आप मुझे गले से लगाएंगे, मगर मगर आप तो मुझे मार रहे हैं फारिस मामू। और ये कहने के साथ सादी ने भीगी आंखों का रुख फेरा और उसे देखा जो उसके सामने खड़ा था, झील की तरफ पुश्त किए और सादी की तरफ चेहरा किए। वो उसके सामने खड़ा था, जीन्स के ऊपर भूरी जैकेट पहने हुए था, बाल इसी तरह छोटे थे और माथे पे बाल थे। वो उसके सामने खड़ा था, दोनों हाथ पहलुओं में रखे। वो सुनहरी आंखों में शदीद गुस्सा लिए उसे घूर रहा था। अंधेरे में भी उसके चेहरे की बेरहमी साफ दिखाई देती थी। वो उसके सामने खड़ा था। ताड़ ताड़ बरसती बारिश उसको भिगो रही थी। उसके खफा चेहरे पे पानी के कतरे लुढ़क रहे थे। फारिस गाजी उसके सामने खड़ा था। क्यों? उसने तकान से फारिस का चेहरा देखकर दोहराया, आप क्यों मुझे मार रहे हैं? इस बात पे फारिस मुड़ गया, सादी की तरफ कमर कर ली और फिर तेजी से वापस घूमा और जोर का मुक्का सादी के जबड़े पे दे मारा, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। ये पहली चोट थी जो बुरी तरह से लगी थी। सादी ने भी इख्तियार मुंह पे हाथ रखे चेहरा झुका दिया, शदीद दर्द से आंखें मीच ली। पानी के कतरे उसके चेहरे पे मुसलसल गिर रहे थे और लबों से खून रिसने लगा था। बहुत सा पानी आंखों में भी जमा हो रहा था, मगर हर आंसू अज़ियत का आंसू नहीं होता। न वो खुशी का होता है, न दुआओं की कबूलियत का, न मोहब्बत का, न शिकवे का। वो बस आंसू होता है और उसे बहना होता है। बुज़दिल इंसान। वो अब उसकी जानिब पुश्त करके और झील के तरफ चेहरा किए दूर जा खड़ा हुआ था। वो खफा था, वो गुस्से में था। अगर कोई चीज़ मैं तुम्हें भेज सकता हूँ तो क्या ये नहीं जान सकता कि तुम वहाँ से भाग गए हो? क्या एक पैगाम नहीं छोड़ सकते थे तुम मेरे लिए? हज़ार तरीके थे पैगाम देने के, मगर नहीं। उसकी सुनहरी आंखें जो झील के पानी पे जमी थीं, इनमें दुख सा उभरा। तुम्हें लगा फारिस तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा? सादी ने गीली आंखें और गीला चेहरा उठाकर उसे देखा। वो उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। पहलू में गिरे दाएं हाथ की पुश्त पे सादी का खून लगा था। तुम्हें मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊँगा। तुम्हें लगा ही नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने सोचा अगर वो 8वां नहीं आया तो अब क्या आएगा? मगर जंग वो जीतता है साथी यूसुफ जिसे मालूम होता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना। साथी घुटनों के बल ज़मीन पे बैठा था, गीले कीचड़ वाली ज़मीन पे। अब आहिस्ता से उठा। अंग अंग दुख रहा था, मगर करा नहीं निकली। हर मार बुरी नहीं लगती, कोई अच्छी भी लगती है।
कोई मारने वाला भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम में इतनी अकल होती तो मेरे पास आते पहले दिन, मगर नहीं, तुम कारदार्स के पास चले गए उनको कन्फ्रंट करने। तुम्हें मुझसे उम्मीद नहीं थी। सादी, वो गर्मी से कह रहा था। सादी कदम कदम चलता उसके करीब आया और उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके होंठ से खून हनूज रिस रहा था। वो फारिस को देख रहा था और फारिस आबरू पीछे माथे पे बल लिए सामने झील पे नजरें जमाए हुए था। पहले भी तुमने यही किया, हर चीज़ अकेले करनी चाहिए, और अब भी तुम्हें लगा कि तुम यूँ हो। सादी आगे बढ़ा और उसके गले लगकर उसे कंधे पे अपनी आंखें रखकर रोने लगा, छोटे बच्चों की तरह, आवाज़ से, सिसकियों से, हिचकियों से। फारिस के अल्फाज खुद ब खुद टूट गए। उसके माथे के बाल ढीले हुए, निगाहों में नरमी से उभरी। गुस्से का उबाल ठंडा हुआ। चंद लम्हे वो इसी तरह खड़ा रहा, फिर हल्का सा उसके कंधे को थपका। अच्छा बस ठीक है। आवाज़ में वही सख्ती थी। फिर चेहरे को दोबारा बरहम बना लिया, पेशानी की सलवटें वापस ले आया और उसे शानों से पकड़कर परे किया। अच्छा, अब दूर हटो, मेरी बीवी पहले ही मुझ पे शक करती है, उकताकर कहता वो मुड़ गया। सादी को उसकी आवाज़ गीली लगी थी, मगर उसने फारिस से नज़रें नहीं मिला नहीं सका। बस चेहरा झुकाए अपनी आंखें रगड़ने लगा। आंसू अभी तक उमड़ उमड़ कर आ रहे थे और वो कहीं दूर संदरबन के किसी घने जंगल में बेखौफ होकर किसी दरख्त तले बैठकर ढेर सारा रोना चाहता था।